तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि साइट्री ने हाओचन और कायर को अपने जाल में फंसा लिया था। असल में ये सारा साइट्री का ही प्लान था, जो कि 12th डीमन गॉड पिलर की सक्सेसर है। वो कायर को अपना सक्सेसर बनाना चाहती है, इसी वजह से उसने ये पूरा प्लान बनाया कायर को पकड़ने के लिए। हालांकि यहाँ उसे हाओचन की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो हाओचन को वापस भेज देती है और कायर को बाकी लोगों के खिलाफ भड़काने लगती है। लेकिन कायर को कुछ भी याद नहीं था। इसी चीज को जानने के बाद साइट्री कायर को उसकी सारी यादें वापस दिलाने लगती है। अब जब हाओचन वहाँ लौटता है और उससे ये चीज पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर फिर भी वो किसी तरह से कायर को उसकी यादों से बाहर ले आता है। लेकिन तब तक कायर को अपनी शुरुआती वो यादें याद आ चुकी थी, जब वो पहली बार हाओचन से मिली थी, और उन यादों को फिर से पाकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। इसलिए वो हाओचन से कहती है कि हम इसे मिलकर हराएंगे। वैसे अब इस पार्ट की शुरुआत इसी के आगे से होती है। अभी उन्हें साथ में देखकर साइट्री हंस रही थी। वो कहती है कि तुम इतने कमजोर हो, फिर भी सोचते हो कि तुम मुझे हरा दोगे। इतना कहते हुए वो अपनी एनर्जी रिलीज करती है और बताती है कि अभी तक वो सिर्फ इनके साथ खेल रही थी। अभी उसकी एनर्जी की वजह से हाओचन और कायर दोनों पीछे की तरफ फिका चुके थे। वैसे हाओचन कायर से कहता है कि अब हमें थोड़ा देख कर इससे लड़ना होगा, ये बहुत ताकतवर है। वैसे इस दौरान साइट्री इन्हें एक और मौका देती है। वो कहती है कि तुम दोनों अभी भी सरेंडर कर सकते हो, अगर तुम शांति से मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। हालांकि इस चीज पर हाओचन और कायर दोनों ने ही ना कर दी थी, जिसके बाद साइट्री कहती है कि ठीक है, फिर तैयार हो जाओ मेरी पूरी पावर देखने के लिए। इतना कहते हुए वो हमला कर रही थी। अभी वो अपने इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करती है। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक थी। इस वजह से हाओचन तुरंत अपने और कायर के आसपास लाइटनिंग एनर्जी का बैरियर बना लेता है। लेकिन इस टेक्निक की वजह से वो बैरियर भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और वहाँ एक बहुत ही तेज धमाका होता है, जिस धमाके की वजह से हाओचन और कायर अब और ज्यादा पीछे की तरफ फिकाने लगे थे। हालांकि सही समय पर वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसने हाओचन और कायर को अपने अंदर खींच लिया था, और इसके बाद वो बंद हो जाता है, जिस चीज देखकर साइट्री बहुत ज्यादा हैरान थी। हालांकि वो कहती है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते। इसके बाद हम वहां बाहर आते हैं। असल में ये पोर्टल कायर के फादर ने क्रिएट किया था, जिसमें उन्होंने अपनी बची हुई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी लगा दी थी, जिस वजह से अभी उनके मुंह से खून निकलने लगा था। अभी उनके साथ ही आया एक लड़का कह रहा था कि आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ये आपके लिए ठीक नहीं है। हालांकि तभी वो हाओचन से कहने लगते हैं कि तुम वहां उस डीमन गॉड से फाइट क्यों कर रहे थे, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें सिर्फ जानकारी निकालनी है। अब हाओचन उन्हें सारी बातें बताता है कि किस तरह से वो वहां पर ट्रैप हो गए थे। साथ ही वो बताता है कि जिससे वो फाइट कर रहे थे वो साइट्री थी। उसका नाम सुनते ही कायर के फादर पहचान गए थे कि हाओचन असल में 12th डीमन गॉड पिलर की सक्सेसर की बात कर रहा है। वैसे यहाँ अब ये लोग आगे कुछ करे इसके पहले ही इन्हें एक सायरन सुनाई देता है, जो कि वहाँ एग्जॉर्सिज्म पास गेट के पास से आ रहा था। ये इमरजेंसी सिग्नल था, मतलब वहाँ पर डीमंस का हमला हुआ है। तभी हम उस जगह पर आते हैं और हम देखते हैं कि अभी वहाँ डीमंस बहुत ही ज्यादा मात्रा में आ चुके थे और हमला कर रहे थे। इसी वजह से ये सायरन बजाया गया था, जिससे कि सभी गार्ड्स भी लड़ने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब हाओचन और कायर ने उन दो डीमन गॉड्स को हराया था तब डीमंस शांत हो चुके थे। लेकिन अचानक ही ना जाने क्यों वो हमला करना शुरू कर दिए हैं। अभी मास्टर शेनगुआन को भी ये चीज समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इतने में ही वहाँ ऊपर हवा में साइट्री की एंट्री होती है। इन सभी डीमंस को असल में उसी ने ऑर्डर दिया था, क्योंकि आज के दिन वो किसी भी कीमत पर कायर को पकड़ना चाहती है। वैसे यहाँ आते ही वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन करती है। यहाँ उसे देखते ही मास्टर शेनगुआन पहचान चुके थे कि ये 12th डीमन गॉड पिलर की सक्सेसर है। वैसे वहाँ साइट्री अपने पास से अब एक स्क्रॉल निकालती है, जिसके बाद उसकी वो स्पिरिचुअल बॉडी सीधा उस स्क्रॉल के
अंदर चली जाती। साइट्री बस उस स्क्रॉल को स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करना चाहती थी। इससे वो स्क्रॉल एक्टिवेट हो जाता है और उस पर कई सारे स्पेल्स लिखे हुए आ जाते हैं, जिसके बाद उसके अंदर से भी एक खास एनर्जी निकलना शुरू हो गई थी। ये एनर्जी जिस भी गार्ड के ऊपर पड़ रही थी वो साइट्री के कंट्रोल में आते जा रहा था। साथ ही वो गार्ड्स जिन्हें साइट्री ने पहले बेहोश किया था वो भी अब उठ खड़े होते हैं, क्योंकि वो भी साइट्री के कंट्रोल में है। अभी जो गार्ड साइट्री के कंट्रोल में थे वो एक दूसरे पर हमला करने लगे थे। इससे यह एग्जॉर्सिज्म पास गेट को बहुत नुकसान हो रहा था, लेकिन अचानक ही वहाँ आसपास एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट होता है, जो कि मास्टर शेनगुआन ने अपनी पावर की मदद से क्रिएट किया था। वो बैरियर यहाँ उस स्क्रॉल से निकलती एनर्जी को रोक रहा था। ये चीज देखकर साइट्री कहने लगती है कि अब एक बूढ़ा आदमी मेरे हमले को रोकेगा। हालांकि वो ऐसा कहते हुए हंस रही थी और अब इतना बोलकर वो यहाँ अपनी एनर्जी से उन बाकी डीमंस को ऑर्डर देती है कि वो सीधा जाकर उस बैरियर पर हमला करें। उस बैरियर के अंदर के सभी गार्ड्स जो कि साइट्री के कंट्रोल में नहीं है वो अभी उन गार्ड्स को रोक रहे थे जो साइट्री के कंट्रोल में है। वैसे वो यहाँ अंदर रहते हुए बाहर वाले डीमंस का कुछ नहीं कर सकते और यहाँ से बाहर निकलना भी सेफ नहीं है। इस वजह से उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इतने में ही वहाँ कायर की एंट्री होती है, जो कि आते ही अपनी गॉड पावर को क्रिएट कर लेती है। वो यहाँ हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और अब यहाँ हाओचेन भी आते ही अपनी दोनों स्वॉर्ड्स निकाल लेता है। साथ ही अब वो लाइट गॉडेस की पावर के साथ कंबाइन होते हुए यहाँ फायर बॉल क्रिएट करता है और सीधा उसे साइट्री की तरफ भेजता है। इस दौरान कायर ने भी अपनी पावर उस फायर बॉल के साथ कनेक्ट कर दी थी। इस वजह से वो एक खतरनाक अटैक बन चुका था। वो बॉल सीधा साइट्री की तरफ जा रही थी, लेकिन साइट्री अपनी पावर से किसी खास तरह की शील्ड का इस्तेमाल करती है जिसकी कई सारी लेयर्स थी। यहाँ वो फायर बॉल उसकी कुछ लेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन लास्ट की कुछ लेयर्स पर वो रुक जाती है। वैसे अभी साइट्री तो पूरी तरह से उस अटैक पर ध्यान दे पा रही थी, लेकिन वहाँ हाओचेन और कायर को अभी बाकी डीमंस को भी संभालना पड़ रहा था, क्योंकि वो डीमन सीधा उस बैरियर पर हमला कर रहे हैं और अगर वो बैरियर टूट गया तो वो स्क्रॉल बाकी लोगों को भी कंट्रोल करने लगेगा। वैसे तभी साइट्री अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ हाओचेन और कायर की क्रिएट की हुई उस फायरबॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद वो अपने स्क्रॉल की पावर बढ़ा रही थी, जिस वजह से उसकी एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज होकर उस बैरियर पर गिरने लगती है। साथ ही बाकी डीमंस उस बैरियर को ऑलरेडी चोट पहुंचा रहे थे, जिसके कारण मास्टर शेनगुआन वहां से सीधा जाकर जमीन पर गिरते हैं, लेकिन वो कुछ ही पल में खुद को संभाल कर फिर से उस बैरियर को क्रिएट कर लेते हैं। इस दौरान उनके कुछ गार्ड्स बाहर आ चुके थे, जहां वो बाकी डीमंस को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वैसे यहाँ साइट्री के हमले की वजह से अभी हाओचेन और कायर ने भी अपने आसपास एक लाइट एनर्जी का बैरियर क्रिएट कर लिया था, जिस दौरान साइट्री यहाँ कायर से कह रही थी, अब तुमने देख ही लिया होगा कि असली डिस्ट्रक्शन कैसा दिखता है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, एक बार अपने लोगों को देखो। अगर तुम अभी भी हार नहीं करती हो तो ये पूरा एग्जॉर्सिज्म पास गेट आज धूल में मिल जाएगा। ये सुनकर कायर पीछे पलटती है, जहाँ वो नीचे अपनी मदर को लड़ता हुआ देख रही थी, लेकिन वो भी अब हार रही है। साथ ही वहाँ दूसरे कुछ गार्ड्स मास्टर शेनगुआन पर हमला कर रहे थे, जिस वजह से मास्टर शेनगुआन का बैरियर टूट जाता है। ये चीज देखकर कायर अभी बहुत दुखी हो चुकी थी। वो सोचती है कि अगर वो खुद को सैक्रिफाइस कर दे और साइट्री के सक्सेसर बनने के लिए हाँ कर दे तो शायद एग्जॉर्सिज्म पास गेट बच सकता है। इसलिए अब वो पलटती है, लेकिन अब यहाँ वो कुछ भी बोल पाती इसके पहले ही हाओचेन अचानक उसका हाथ पकड़ते हुए साइट्री
साइट्री से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, कायर तुम्हारी सक्सेसर बनने के लिए कभी हाँ नहीं करेगी। इतना कहते हुए यहाँ हाओचन ने अपनी स्नेल गॉड वाली शील्ड बाहर निकाल ली थी, जिसे देख साइट्री हंसते हुए कहती है कि अच्छा, तो तुम अब मेरे सामने डिफेंसिव स्किल्स का इस्तेमाल करना चाहते हो। वैसे असल में हाओचन ने अभी कुछ सोच रखा था। तभी साइट्री हंसते हुए अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। इस अटैक की मदद से वो वहां नीचे जितने भी लोग थे सभी को जान से खत्म करने वाली थी। ये अटैक सच में बहुत खतरनाक था, लेकिन हाओचन भी उस शील्ड को लेकर सन एंड मून रिवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इस टेक्निक के बारे में उससे खुद स्नेल गॉड ने बताया है। शायद ये तभी काम करती है जब सूरज और चांद दोनों निकले हुए हो, और अभी बिल्कुल सुबह का टाइम था। वहाँ सूरज भी निकल रहा और साथ ही दूसरी साइड चांद भी था, जिसकी वजह से ये टेक्निक काम करती है और एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है। वह साइट्री का जो हमला अभी इनकी तरफ आ रहा था, इस फॉर्मेशन ने उस हमले की पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया था, जिसके बाद वो शील्ड उस पूरी एनर्जी को सीधे एक पॉइंट से लेकर रिलीज करती है और वो एनर्जी सीधा जाकर उस स्क्रॉल से टकराती है। ये चीज देखने के बाद साइट्री अभी बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी। वो समझ गई थी कि अब यहाँ वो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उसका भागना ही सही होगा। इस वजह से वो तुरंत वहां से भाग जाती है। हाओचन की उस टेक्निक की मदद से वो स्क्रॉल वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण जितने भी गार्ड्स अभी साइट्री कंट्रोल कर रही थी वो सभी नॉर्मल हो चुके थे। इस वजह से वो सभी मिलकर डीमंस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। डीमंस देखते हैं कि साइट्री भाग चुकी है, इसलिए घबरा कर अब वो भी भागने लगे थे। वैसे यहाँ साइट्री अपनी एक इंसेक्ट को छोड़कर गई थी, जिसके थ्रू अभी साइट्री कायर और हाओचन से कह रही थी कि इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन कायर उस इंसेक्ट को खत्म करते हुए कहती है कि अगली बार जब तुम आओगी तब हम तुम्हें जान से मार देंगे। वैसे वहाँ नीचे मास्टर शेनगुआन खड़े होते हुए कह रहे थे कि इन दोनों ने एक बार फिर एग्जॉर्सिज्म पास गेट को खत्म होने से बचा लिया। वैसे ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं थी। इसी वजह से जब हाओचन और कायर वहाँ नीचे आते हैं तब मास्टर शेनगुआन उनकी बहुत तारीफ करते हैं। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वो सभी गार्ड्स को बता रहे थे कि इन्हीं दोनों की वजह से आज दूसरी बार उनका एग्जॉर्सिज्म पास गेट बच पाया है। इन दोनों ने लड़कर 12th डीमन गॉड पिलर की सक्सेसर को भी यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। वो यहाँ हाओचन से कहते हैं तुम्हारी इस बहादुरी के लिए मैं तुम्हें जो कुछ भी दूं वो कम है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर वो असासियन टेम्पल का लीडर बैज वहाँ बाहर निकालते हैं। इस बैज का एक तरह से मतलब है कि हाओचन को असासियन टेम्पल का लीडर बना दिया गया है, लेकिन जैसा कि हम पिछले कुछ पार्ट्स में भी जान चुके हैं कि हाओचन को इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उससे वैसे भी अपनी डीमन हंटिंग स्वॉर्ड संभालनी है और खुद को ताकतवर बनाना है, जिससे कि वो डीमंस का सफाया कर सके। हालांकि ये बैच थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। हाओचन इस बैच को अपने पास रख सकता है और अगर फ्यूचर में उसे कभी भी असासियन टेम्पल की मदद की जरूरत पड़ी तो इस बैच के थ्रू वो वहाँ के सभी गार्ड्स को कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब वो गार्ड्स हाओचन की हर बात मानेंगे। यहाँ मास्टर शेनगुआन जैसे ही उस बैच को यहाँ हाओचन को देते हैं तो वो सभी गार्ड अपने घुटनों के बल आकर हाओचन को रिस्पेक्ट देने लगे थे। वैसे देखा जाए तो जीत इनकी ही हुई है, लेकिन इन्होंने भी बहुत से लोग खोए हैं। इस वजह से अब ये लोग उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। ये अभी उन्हीं लोगों को याद करते हुए कुछ लालटेन यहाँ हवा में उड़ा रहे थे। वैसे वहाँ आसमान में बादलों के ऊपर हम कायर और हाओचन को देखते हैं। वो अभी एक नाव में थे। यहाँ कायर हाओचन से कह रही थी कि जब मेरे पास मेरी पुरानी मेमोरी नहीं थी तब मैं नहीं जानती थी कि मैं तुमसे कैसे मिली या तुम किस तरह के पर्सन हो, पर कुछ ही दिन तुम्हारे साथ रहकर मैं समझ चुकी थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक डर था। मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो या उस कायर से जिसे तुम पहले जानते थे। मुझे नहीं पता कि जब मैं तुम्हें पहचानती तक नहीं थी तब तुम मुझ में किस कायर को देखते थे। इस चीज पर हाओचन कहता
है कि मैं हमेशा से तुम में वही कायर देखता हूँ जिससे मैं पहली मुलाकात में मिला था। तुम भले ही खुश हो, दुखी हो, गुस्सा हो या फिर तुम्हें चाहे कुछ भी याद क्यों ना हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम में सिर्फ वही कायर देखी है जिसे मैंने गांव में देखा था। तुम भले ही मुझे पूरी तरह से क्यों ना भूल जाओ, लेकिन मेरे लिए तुम कभी नहीं बदलोगी। यहाँ हाओचेन के हर एक शब्द में सच्चाई है। ये चीज कायर बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि जब उसे कुछ याद नहीं था वो तब भी हाओचेन का बिहेवियर देख चुकी है। हाओचेन हमेशा उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे रहता था। इस वजह से वो जानती है कि अगर फिर से वो सब कुछ भूल भी गई तो भी हाओचेन उसे इतना ही प्यार करेगा। इसलिए वो यहाँ हाओचेन के करीब आते हुए कहती है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम करते हो। इसके बाद वो दोनों क्लोज आ जाते हैं और यहाँ हमें एक किस सीन देखने को मिलती है। वैसे बाद में हाओचेन और कायर वहाँ से वापस नीचे आ गए थे। यहाँ आकर वो मास्टर शेनगुआन और कायर के पेरेंट्स से मिलते हैं। अभी हाओचेन मास्टर शेनगुआन से कह रहा था कि जब जियाओ यू यहाँ अपना काम पूरा करके आए तो उसे बता दीजिएगा कि हम मैजिक टेम्पल गए हैं। इस पर मास्टर शेनगुआन कहते हैं कि ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। साथ ही वो हाओचेन से कहते हैं कि कायर का ख्याल रखना, जिस पर हाओचेन बोलता है कि आपको ये बात मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कायर का ख्याल रखूंगा। अभी इन्हें यहाँ से निकलना था, लेकिन कायर की मदर बहुत ज्यादा उदास थी। कायर कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। जिस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हारी चिंता होती है। वैसे इसके बाद अब हाओचेन और कायर दोनों ही स्टार किंग पर बैठकर वहां से निकल चुके थे। अभी कुछ दिन तक सफर करने के बाद अगले सीन में वो लोग जियालिंग पास पहुंचते हैं। जिस तरह से एग्जॉर्सिज्म पास गेट यहाँ असाशियन टेम्पल के करीब है, वैसे ही मैजिक टेम्पल के करीब जियालिंग पास गेट है। वैसे यहाँ पहुंचकर कायर हाओचेन से कह रही थी कि देखकर ही पता चलता है कि आखिर लोग इसे सबसे ज्यादा सेफ डिफेंस गेट क्यों कहते हैं। वैसे इसके बाद अब वो वहां से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी दो गार्ड्स उनका रास्ता रोक लेते हैं। लेकिन हाओचेन उन्हें वही टोकन दिखाता है जिससे वो किसी भी टेम्पल में आ जा सकता है, जिसे देखकर उन गार्ड्स ने उनका रास्ता क्लियर कर दिया था। हाओचेन और कायर यहाँ आगे आते हैं और उसी दौरान उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है। ये अभी अपने साथियों के साथ जा रहा था, लेकिन जब ये हाओचेन और कायर को यहाँ आते हुए देखता है तो रुककर कहने लगता है कि मेरा नाम लिंगफेंग है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर हाओचेन खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है कि वो यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आया है। हाओचेन ने अपना रियल नाम नहीं बताया था, लेकिन बाकी चीजें सुनकर लिंगफेंग पूछने लगता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपका वो दोस्त कौन है। जिस पर हाओचेन कहता है कि मैजिक टेम्पल के लीडर का ग्रैंडसन लिंजी है। जो सुनकर लिंगफेंग कहने लगता है कि अच्छा, तो आप यंग मास्टर लिंजी के दोस्त हो, आपको देखकर लगा नहीं था, लेकिन चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। और इसके बाद वो रास्ता गाइड करने लगता है। हालांकि अब वहाँ एक सर्टेन पॉइंट से आगे जाने के बाद अचानक ही हाओचेन और कायर के सामने एक बैरियर आ चुका था। ये चीज उन्हें समझ नहीं आती। तभी वहाँ लिंगफेंग हंसते हुए बताता है कि माफ कीजिएगा, ये बैरियर हमारे मैजिक टेम्पल का डिफेंस बैरियर है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि कोई अजनबी यहाँ अंदर नहीं आ सके। हालांकि अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जो सुनकर लिंगफेंग के दोस्त हंसने लगते हैं। यहाँ पर लिंगफेंग भी उनका मजाक उड़ा रहा था। तभी लिंगफेंग का एक दोस्त कहता है कि ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें यंग मास्टर लिंजी से मिलना है, ये उनके दोस्त हैं, तो क्या ये उनका छोटा बैरियर भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हालांकि ये सुनकर कायर को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है, मगर इसकी वजह से उनके आसपास छोटे छोटे पोर्टल्स ओपन हो चुके थे, जिनसे कुछ नुकीले क्रिस्टल्स निकलना शुरू हो जाते हैं जो कि इन्हीं की तरफ पॉइंट किए हुए थे। लिंगफेंग बताता है कि बैरियर को इस तरह से तोड़ने की वजह से ये डिफेंसिव स्पेल एक्टिवेट हुआ है। वो अभी हंसते हुए कह रहा था कि इसे रोकने का भी कोई तरीका नहीं है, इसलिए अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हालांकि तभी उन छोटे छोटे पोर्टल्स से वो क्रिस्टल सीधा हाओचेन और कायर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ हाओचेन
ने अपनी शील्ड निकाल ली थी। वो किसी तरह से उन क्रिस्टल को रोकने वाला था, लेकिन इतने में ही उनके आसपास आग लगने लगती है। ये लिंजी ने किया था। वो यहाँ उन क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए लिन फेंग और उसके दोस्तों से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को परेशान करने की। अभी यहाँ उसके उस फायर स्पेल की वजह से वो सारे क्रिस्टल्स जल गए थे। जिसके बाद यहाँ लिंजी नीचे आता है और हाओचन और कायर को हेलो बोलता है, मगर वहाँ लिन फेंग, जिसे अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अपने वेपन को निकाल कर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसी दौरान वहाँ ली ज़ेन आकर सीधा अपनी तलवार यहाँ लिन फेंग के गर्दन पर रखते हुए कहती है कि अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो अगले ही पल तुम अपने सर को अपने शरीर से अलग पाओगे। ये सुनकर लिन फेंग डर गया था और अपनी जगह पर रुक गया था। जिसके बाद ली ज़ेन यहाँ हाओचन की तरफ आने लगती है। हाओचन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश था। साथ ही ली ज़ेन भी इतने समय बाद हाओचन से मिलकर खुश थी। हालांकि तभी वहां से लिन फेंग गुस्से से चिल्लाता है कि आखिर तुम एक हाथ से मुझे कैसे हराओगी, जरा मुझे हरा कर तो बताओ। ये चीज सुनकर हाओचन को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसका ध्यान वहाँ ली ज़ेन के हाथ पर जाता है। वो तुरंत उसका हाथ पकड़ता है। आखिर तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? जिस पर ली ज़ेन कुछ नहीं कह पा रही थी, वो बस चुप थी। अभी उसे उदास देखकर लिंजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही एक बहुत बड़ी फायर बॉल क्रिएट करते हुए सीधा यहाँ लिन फेंग की तरफ हमला कर देता है। अभी इस चीज से लिन फेंग बहुत ही ज्यादा डर चुका था, लेकिन उसी दौरान एक एनर्जी उसे पीछे की तरफ हटा लेती है और वहाँ एक टोर्नाडो क्रिएट होता है जिसने लिंजी के अटैक को रोक लिया था। ये टोर्नाडो ज़ू फेई ने क्रिएट किया था, जो कि स्टॉर्म आर्मी के लीडर है। असल में जो लिन फेंग है वो स्टॉर्म आर्मी का डेप्यूटी लीडर है। इसी वजह से वो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। वो यहाँ लिंजी से कहती है कि लगता है तुम कल की गेम से डिस्क्वालीफाई होना चाहते हो। जो सुनकर लिंजी यहाँ हाओचन से कहने लगता है कि कैप्टन हमें चलना चाहिए, हम कहीं और चलकर बात करते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। वैसे यहाँ आगे बढ़ते वक्त अभी हाओचन लिंजी से पूछ रहा था आखिर ली ज़ेन के हाथ को क्या हुआ और ये किस गेम की बात कर रही थी, लेकिन हाओचन की इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।